अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन। स्टेटिस्टिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन। देखो, पहले तो इस शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए। हम लोग जनरली अपनी लैंग्वेज में इसको स्टेट या स्टेटिक्स ऐसे कहते हैं। एक्चुअल में वर्ड क्या है? स्टेटिस्टिक्स। सही शब्द ये है, ठीक है ना। तो स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी। इसके पहले जनरल इंट्रोडक्शन पे हम चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो यूज में कब से आने लगी। इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो ये माना जाता है कि लगभग सन 1500 के बाद इसका यूज होना चालू हुआ था। ये ऐसा माना जाता है, कोई एक्चुअल में प्रूफ तो है नहीं। अब क्या है कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उनके पास काम तो कोई होता नहीं। अब उन्होंने अपने हिसाब से ही बना दिया कि भाई 1500 से 1600 साल तक इस जगह स्टैटिक्स हुई होगी। हुई होगी मतलब हुई ये पता नहीं है। 1600 से 1700 तक इस जगह हुई होगी, तो उन चीजों को तो बकवास है, पढ़ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोई प्रूफ तो है नहीं। ऐसे बस मान रहे हैं कि यहाँ ये हुआ होगा, वहां ये होगा। एक्चुअल में पहली बात तो स्टेटिस्टिक्स शब्द का जन्म कैसे हुआ। देखो क्या होता था, स्टेट, राज्य। पुराने जमाने में आप लोगों को पता होगा, राज्य किसको कहते थे? स्टेट, देश को कहते थे, कंट्री को। आजकल तो कंट्री के एक हिस्से को हम स्टेट कहते हैं। उस समय पूरे देश को स्टेट कहा जाता। तो स्टेटिक्स का सबसे पहले जो यूज हुआ ना स्टार्ट, तो जो स्टेट की गवर्नमेंट होती थी उस समय, गवर्नमेंट तो क्या होते थे, राजा महाराजा ये होते थे। तो उन्होंने अपने करों को, टैक्स को लगाने के लिए, करों की मतलब अकाउंटिंग वगैरह देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था। इसलिए स्टेटिक्स का जो नाम है वो इस स्टेट वर्ड के ऊपर ही पड़ा है। इसके बाद में इस नाम का परिवर्तन होता गया, अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम दिया जाने लगा। तो कहाँ पे क्या नाम दिया जाने लगा? जनरली हम बात करें, जर्मनी में इसको स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक नाम से पुकारा जाता। जर्मनी के बाद में लैटिन में शब्द आया था स्टेटस। लैटिन में क्या आया? स्टेटस। उसके बाद इटली में स्टेटिस्टा। देखो शब्द खाली चेंज होते गए, नाम मतलब वही है, सबका सांख्यिकी है, मतलब केवल अलग अलग देश में अलग अलग इसका नाम पड़ता गया। रोमन में स्टेटो। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद जर्मनी का एक मैथमेटिशियन था। जर्मनी का एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, नाम था उसका गॉटफ्रायड आकेनवाल। गॉटफ्रायड आकेनवाल, उसने सबसे पहले 1749 में स्टेटिस्टिक्स शब्द को यूज किया। ये नाम याद रखना जरूरी है और सन भी याद रहना चाहिए। 1749 में जर्मनी के गणितज्ञ जो थे गॉटफ्रायड आकेनवाल, उसने सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और ये चीज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स का जन्मदाता भी इसी को माना जाता है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, तो स्टेटिस्टिक्स का जन्मदाता गॉटफ्रायड आकेनवाल को मानते हैं। ये याद रखना। इसके अलावा जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, दो तीन वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था, लेकिन मुख्य रोल इसी का था, इसलिए इसी का नाम आता है।
ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, देखो उसके बाद बात करेंगे कि सांख्यिकी जो है उसमें होता क्या क्या है। ये सब चीजें तो खैर आप लोगों को पता होगी, क्योंकि स्टैटिक्स आप सबने पढ़ी हुई है। मेन मेन जो चीजें है, जो क्या क्या होती है, इसमें सबसे पहले तो आपको पता है समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना। जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं होंगे, समंक नहीं होंगे, तब तक आप स्टेटिस्टिक्स में आगे बढ़ ही नहीं। दूसरा काम होता है समंकों का वर्गीकरण, क्लासिफ हाँ। किसको? नहीं, फाउंडर की बात मैंने की नहीं ना। मैंने ये कहा कि गॉटफ्राइड आकेनवाल ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, इसलिए इसको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा। ठीक है ना। हाँ हाँ, इंडियन, हाँ इंडिया में उसका नाम आता है। ये तो जर्मनी का था। इसने सबसे पहले 1749 में शुरुआत की थी। ठीक है ना। सांख्यिकी का सेकंड पोर्शन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना। वर्गीकरण के बाद सारणीयन, टेबुलेशन। ये तो सारे हो गए आंकड़ों को व्यवस्थित करने का तरीका। उसके बाद में मेन काम होता है आंकड़ों का प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन। अब आंकड़ों का जो प्रदर्शन है वो तीन तरह से हो सकता है प्रेजेंटेशन। एक हो सकता है टेक्स्ट के रूप में, एक हो सकता है ग्राफ के रूप में, एक हो सकता है डायग्राम के रूप में। आंकड़ों का जो प्रदर्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो तीन तरह से हो सकता है। तो वो मैंने आपको तीनों तरीके बताए हैं। उसके बाद होता है विश्लेषण, एनालिसिस, और लास्ट में होता है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। ये वैसे तो आप अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें देख सकते हो, कहीं पे एक आधी चीज और जोड़ दी गई हो, कहीं पे एक आधी चीज घटा दी गई हो, लेकिन बेसिकली जो प्रोसीजर रहता है वो यही रहता है कि सबसे पहले आपको डेटा का कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर टेबुलेशन की जरूरत है तो टेबुलेशन में उसको सेट करेंगे, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, फिर उनका एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं, जिसकी बहुत सारी टेक्निक आप लोगों को पता ही है। और निर्वचन, फिर इंटरप्रिटेशन, मतलब हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे हैं वो सही है या। इसके अलावा देखो हम बात करें, ये तो चलो नॉर्मल सी बातें हैं, इनके ऊपर तो आगे अपने को पूरा पढ़ना ही है सब कुछ ही। स्टैटिक्स को भी कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, आर्ट एंड साइंस। तो अपने 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी, तो आर्ट्स और साइंस की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। आर्ट्स का मतलब होता है काम को करने का तरीका। तो स्टेटिस्टिक्स में भी काम को करने का तरीका तो हमारे को ध्यान में रखना ही पड़ता है, उसके बिना हम आगे का काम नहीं कर सकते। और विज्ञान, साइंस का मतलब क्या होता है? ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन, जिसके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स के भी निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, इसलिए इसको भी विज्ञान भी कहा जाता है। तो स्टेटिक्स एक तो कला और विज्ञान दोनों है, ये बात ध्यान रखने की आपको। दूसरी बात, स्टेटिक्स का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होता है, ये भी ध्यान। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कई बार कि सांख्यिकी का प्रयोग किस रूप में होता है। तो एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होता है, ध्यान।
ठीक है ना। अच्छा, ये विज्ञान की बात करें तो सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का कौन कौन से विज्ञान के साथ रिलेशन है, कौन कौन से विज्ञान के साथ संबंध है। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, गणित। दूसरा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तीसरा बायोलॉजी, प्राणी विज्ञान। चौथा जूलॉजी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ये इतने विज्ञान के साथ स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का रिलेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सांख्यिकी का कौन कौन से विज्ञान के साथ संबंध है, ये सारे ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक लाइन आती है, एक कोटेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोटेशन क्या होती है? सभी समंक तथ्य होते हैं, परंतु सभी तथ्य समंक नहीं होते हैं। ऑल द डेटाज आर फैक्ट्स, बट ऑल द फैक्ट्स आर नॉट डेटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टैटिस्टिक्स। हालांकि 90% लोगों को ये लाइन समझ में ही नहीं आती कि ये लिखा क्या है, क्या तथ्य है और क्या समंक है। उसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखनी है। ऑल द डेटाज आर फैक्ट्स, बट ऑल द फैक्ट्स आर नॉट डेटा। तो हम ये बात करते हैं कि भाई सारे तथ्य समंक नहीं होते हैं, तो फिर कौन से तथ्य समंक होते हैं? कौन से तथ्य समंक होते हैं? देखो, तथ्य, कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है, वो समंक डेटा कब बनेगा? उसके लिए तीन शर्तें पूरी होनी जरूरी है। तीन शर्तें कौन सी हैं? उस तथ्य का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। दूसरी बात, तथ्य में सजातीयता होनी जरूरी है, सजातीयता, होमोजेनिटी। तीसरी बात, तथ्य में तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी का गुण भी होना जरूरी। जहां पे कोई तथ्य, कोई फैक्ट ये तीनों शर्तें पूरी कर लेगा, तब तो वो डेटा बन जाएगा। और यदि इसमें से कोई शर्त रह गई तो फिर वो तथ्य ही रहेगा, समंक नहीं बनेगा, डेटा नहीं बनेगा। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा चीज समझ में आएगी। ये तीन शर्तें मालूम रखनी है आपको, याद रखनी है। संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, सजातीयता, होमोजेनिटी, और तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं, उससे ये बात आपके क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, होमोजेनिटी, सजातीयता, कंपेरेबिलिटी।
ये 3 चीजें। अब मैं आपको एक तथ्य लिख रहा हूं, यहाँ पे एक फैक्ट लिख रहा हूं। आपको पहचानना है कि वो फैक्ट जो है वो डेटा बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। राम की उम्र 35 साल है। अब राम की उम्र 35 साल है, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है आपके सामने। अब ये डेटा बनेगा या नहीं बनेगा, हिमांशु जी का जवाब आया बनेगा, ठीक है। चेक करते हैं क्या इसमें कोई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो बिल्कुल 35 दिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे हो रहा है। क्या सजातीयता है, क्या तुलनीयता है। अब सजातीयता और तुलनीयता को समझना है ना, तो तुलनीयता कब होगी, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करोगे। यदि दो चीजें आपके पास नहीं होगी, दो फैक्ट्स आपके पास नहीं होंगे, तो कंपैरिजन कैसे करोगे। तो इसमें कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, कंपेरेबिलिटी नहीं है। और कंपेरेबिलिटी नहीं है तो होमोजेनिटी तो होने का मतलब ही नहीं है, सजातीयता हो ही नहीं सकती। सजातीयता कैसे होती है आगे समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये आपके डेटा समंक नहीं बनेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, राम की उम्र 35 वर्ष है और श्याम की उम्र 25 वर्ष है। अब यहां पे देखो, अब होगा तो अब देखो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तुलना हो रही है दोनों के बीच में। सजातीयता का मतलब क्या होता है कि हम दोनों की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसको सजातीयता कहते हैं। तो ये आपके डेटा बन जाएगा। थर्ड पॉइंट में लिखूं कि भाई राम की उम्र 35 साल है और श्याम का वजन 70 किलो है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कंपेरेबिलिटी भी हो रही है, तुलना कर रहे हैं हम राम और श्याम के बीच में, लेकिन सजातीयता कहाँ है। सजातीयता तो नहीं है, क्योंकि एक की उम्र की बात कर रहे हो, एक के वजन की बात कर रहे हो, तो दोनों के बीच में होमोजेनिटी सजातीयता कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि भाई ये डेटा नहीं बनेगा। अच्छा, एक और लिखता हूं फैक्ट कि भाई राम की जो एज है, राम श्याम से 10 साल बड़ा है। राम श्याम से 10 साल बड़ा है। अब इसमें ये डेटा बनेगा या नहीं बनेगा। तो नो डाउट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, श्याम से बड़ा है तो तुलना भी हो रही है ना, और उम्र की हो रही है दोनों के, सजातीयता भी है, बिल्कुल होगा भारती जी, होगा। अब आप ये कह सकते हो कि भाई दोनों की उम्र तो दे ही नहीं रखी, उम्र भले ना दो, क्या दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा क्या, बिल्कुल हो रहा है। आज दो व्यक्ति, मैं और मेरा भाई साथ में खड़े हैं, मैं कहूं कि ये मेरे से 5 साल छोटा है, तो क्या कंपैरिजन नहीं हो रहा दोनों की एज में, हो रहा है। क्या होमोजेनिटी नहीं है क्योंकि दोनों की एज के बारे में बात हो रही है, और 5 साल छोटा है तो 5 न्यूमेरिकल पॉइंट भी आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपके डेटा बन जाए, ठीक है ना। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल से ये सारी बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी कि फैक्ट डेटा कैसे बनेगा। 4 एग्जाम्पल बहुत है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, देखो समंकों के संग्रहण। तो संग्रहण वैसे तो आप सबको आता होगा,
लेकिन उसकी विधियां थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। समंको का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। आप सभी को पता है कि डेटा समंक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक समंक होते हैं जिनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। एक द्वितीयक समंक होते हैं जिनको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक होते क्या है? खैर ये चीज तो मेरे हिसाब से आप सबको ही मालूम होगी कि भाई प्राथमिक समंक हम किसको कहते हैं? जो डेटा, जो समंक फर्स्ट टाइम, प्रथम बार नए सिरे से खोजे जा रहे हैं, वो प्राथमिक समंक। मतलब किसी और ने खोज के नहीं रखे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो अनुसंधान करने वाला है, वो खुद अपने हिसाब से समंकों की खोज कर रहा है, समंक ढूंढ रहा है, तो वो प्राथमिक समंक। फर्स्ट टाइम, पहली बार नए सिरे से जो ढूंढे जाएंगे वो क्या होंगे? प्राथमिक। और यदि किसी और ने ढूंढ के रखे हैं और कोई दूसरा उसका यूज कर रहा है, तो वो जो सेकंड वाला व्यक्ति है उसके लिए वो क्या है? सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक समंक है। ये सब चीज आप लोगों को तो पता ही है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करेंगे कि समंकों के संग्रहण की विधियां क्या हो, कौन कौन सी विधि से ये विधियां इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं उसके बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा के संग्रहण की विधियां। प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियां। अब कई बार क्या एग्जाम में इस टाइप से भी पूछ लेता है, मतलब विधियां ऐसे नहीं पूछेगा, कोई आपको एक घटना बता दी और घटना बता के आपको पूछ लेगा कि बताओ इसके लिए कौन सी विधि काम में आनी चाहिए। उस केस में आप लोगों को इन विधियों का पूरा ज्ञान होना जरूरी। चलो हम पहले प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली विधि है अपनी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है? पहली बात, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान केवल तभी पॉसिबल होता है जब आपके रिसर्च का जो एरिया है वो छोटा है। यदि रिसर्च का एरिया आपका बहुत बड़ा होगा तो आप ये अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपको खुद को प्रत्यक्ष जाना पड़ेगा वहां पे जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों के म्युनिसिपैलिटी वगैरह के चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ जिलों में चल रहे हैं, कुछ में हो गए। अभी मान लो आपको कहा जाए कि भाई वार्ड नंबर 50 में कौन जीतेगा पता करो जरा, तो आप कर सकते हो। भाई वार्ड नंबर 50 कितना होगा? छोटा सा वार्ड होता है, 4-5 हजार लोग होते हैं एक वार्ड में, है ना? 10 हजार होते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होते। तो आप लोग जब सैंपलिंग करोगे उनकी, तो 2-3 मोहल्ले हैं, वहां जाके सैंपलिंग करनी है आपको। 100 व्यक्ति मान लो आपने ढूंढे, उनमें से मोहल्ले में से उनको पूछा आप वोट किसको दोगे, उन्होंने बता दिया हम इसको वोट देंगे। आपने आके सैंपलिंग करके रिजल्ट बता दिया कि भाई ये व्यक्ति जीत जाए। ये एग्जिट पोल क्या होते हैं? एग्जिट पोल में सारा खेल सैंपल का ही तो होता है। एग्जिट पोल को पूरे मतदाताओं से, पूरे वोट डालने वालों से थोड़ी पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। वो एक सैंपल होता है।
खैर सैंपलिंग का तो अपना चैप्टर अलग आएगा, सैंपलिंग तो सबसे टिपिकल पोर्शन होता है स्टेटिस्टिक्स का, तो उस समय अलग से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहाँ पे आपको काम आएगा, जहाँ आपके रिसर्च का एरिया, अनुसंधान का जो एरिया है वो छोटा होना चाहिए, आपका बजट कम हो, पैसे ज्यादा खर्च करने को नहीं है आपके पास में, तो जनरली इस मेथड का यूज करते हैं। हालांकि बहुत डिटेल से भी नहीं बता रहा हूं मैं आपको ये मेथड, क्योंकि बहुत डिटेल से ये सारे मेथड बताऊंगा ना तो खाली इस मेथड मेथड में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जितना हमारे काम का है उतनी बात करेंगे हम। अब इसके गुण क्या है, दोष क्या है, उनमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेन मेन बात करेंगे हम कि इन विधियों में क्या क्या होता है। दूसरी विधि मौखिक अप्रत्यक्ष अनुसंधान, ओरल इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब ये ओरल इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कब काम आता है, ध्यान से समझ। ऐसी सिचुएशंस जहां पे आपको जिसके बारे में जानकारी चाहिए उसका डेटा उसी से कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल, ट्रेन का एक एक्सीडेंट हो, आप गए वहां पे, अब कोई आदमी डेथ पड़ा है, अब वो कैसे मरा वो खुद बता सकता है क्या आपको? नहीं बता सकता। उस ट्रेन में जो और दूसरे यात्री है वो आपको बताएंगे। तो डेटा आप कलेक्ट तो कर रहे हो उस डेड पर्सन के लिए, लेकिन पूछ किसी और से। ये ओरल इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। इसी तरह से जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो कैसे काम करता है, वो इसी सिस्टम पे काम करता है। इसका एक क्वेश्चन है, ये एक बार आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो प्राथमिक समंको की कौन सी विधि से काम करता है। आपको ये आंसर, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, अब चोर के बारे में जानकारी लेनी है तो चोर को जाके पूछेंगे क्या, वे तुम चोरी किए क्या? वो तो लास्ट में नंबर आएगा चोर का, उसको पूछने का। पहले पुलिस डिपार्टमेंट अपने सोर्स से सब कुछ पता लगाएगी इनडायरेक्टली, उसके बाद में चोर को पकड़ेगी। तो पहली बात हमेशा ये ध्यान रखना, सरकारी कोई भी काम हो, गवर्नमेंट का कोई भी वर्क हो, जैसे गवर्नमेंट जांच एजेंसियां भी बिठाती है ना कई बार, ये जांच एजेंसियां भी इसी मेथड पे काम करती है। आप लोग आए दिन सुनते हो कि आज ये जांच एजेंसी बैठी है। जैसे अभी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पे ही मान लो सरकार कोई 3 सदस्यीय कमेटी बैठा देती, अब वो कमेटी अपने हिसाब से काम करती, तो वो कौन सी विधि का प्रयोग करती? प्रत्यक्ष सॉरी मौखिक अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि का प्रयोग। तो सरकारी काम जितने भी होते हैं वो इसी मेथड से होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर, दूरभाष द्वारा समंकों की प्राप्ति, टेलीफोन। आजकल तो ये पुरानी चीजें हो गई है, ये एक्चुअल में क्या है, पुरानी किताबें लिखी हुई है, तो वही पुराने घिसे पिटे मेथड चला रहे हैं, ये लोग चेंज भी नहीं करते हैं। आजकल तो आपको पता है सूचना कोई मांगनी है, टेलीफोन थोड़ी करना पड़ता है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सीधा मैसेज डाला, सूचना बात, या लोगों को मेल कर दिया, मेल किया, आपके पास में जवाब आ जाएंगे, है ना। तो अब ये पुराने मेथड चल रहे हैं तो चल रहे हैं, अरे सारे व्यक्ति इसी टेंडेंसी पे चल रहे हैं, सारे यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, तो अपने को भी पढ़ने तो पड़ेंगे। तो टेलीफोन से यदि आप सूचना की प्राप्ति लेते हो, सूचना प्राप्त कर लेते हो, तो वो टेलीफोनिक मेथड है। उसके बाद संवाददाता द्वारा सूचना की प्राप्ति, जो संवाददाता होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे सूचनाओं की प्राप्ति करना। संवाददाता किसके होते हैं आप लोगों को पता ही है,
टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स है, इन लोगों ने हर जगह अपने संवाददाता छोड़े हुए हैं। कोई भी घटना घटित होती है, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं और पहले पहुंच के और आपको टीवी वालों को या न्यूज़पेपर वालों को सूचना देते हैं। तो न्यूज़पेपर और टेलीविजन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मीडिया जो काम करता है वो इसी मेथड पे काम करता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई मीडिया कौन से मेथड पे काम करती है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो मीडिया हमेशा इसी मेथड पे चलेगी। अब वो एक बात अलग है कि मीडिया के पास आधी सूचनाएं तो गलत होती है। मीडिया को तो मसालेदार खबरें चाहिए बस, आधी गलत है और आधी सही है। गलत है तो भी चला देते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। संवाददाता को कोई मतलब नहीं है, वो भी गलत सूचना भेज देते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, खैर हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि मीडिया जो है वो इसी मेथड पे चलती है और संवाददाताओं द्वारा अपने हर जगह संवाददाता छोड़े हुए हैं, उनको पैसे देती है, भाई सैलरी देती है, इसी बात की देती है कि वो लोग न्यूज कलेक्ट करके उनको देते हैं। ठीक है। फिफ्थ मेथड, फिफ्थ मेथड है सूचकों द्वारा अनुसूची भरवा कर। सूचक जो होते हैं, अनुसूची कह दो या प्रश्नावली कह दो, एक ही बात है। सूचक किसको कहेंगे हम? एन्यूमरेटर्स, इंफॉर्मेटर, इंफॉर्मेंट्स जो हमारे होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन आंसर भरवाते हैं। अब ऐसा काम कौन करता है? जिनको मार्केट रिसर्च करनी होती है ना, वो लोग इस मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है लाइफ बॉय। अब लाइफ बॉय कंपनी को एक नया प्रोडक्ट बनाना है, एक नए तरह की साबुन बनानी है, और वो साबुन बनाने से डर रहा है कि पहले मार्केट में रिसर्च कर ले कि अपनी साबुन बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो लाइफ बॉय ने अपने जो कस्टमर्स है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, उनको एक क्वेश्चन आंसर बना के भेजते हैं। उसमें 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होते हैं और उनको बना के भेजते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट कैसा लगा, पिछले प्रोडक्ट कैसे लगे, आगे प्रोडक्ट ये करे तो आपको कैसा लगेगा, मतलब एक क्वेश्चन आंसर टाइप पूरा बना के भेजते हैं। अब मार्केट की रिसर्च करनी है उनको तो, हालांकि वो एक बात अलग है कि आधे लोग तो जवाब देते नहीं। मान लो आप लोगों को एक कंपनी से आए इस तरह का क्वेश्चन आंसर, तो आप में से कोई एक आधा भर के देगा, बाकी को मतलब ही नहीं है, हमें क्यों भरना है भाई। तो वही बात होती है कि एक तो इस मेथड का रेस्पॉन्स पूरा नहीं, लेकिन यूज तो उनको करना ही पड़ता है। अब उनको मान लो वो भी होशियार होते हैं, उनको 1000 लोगों से सूचना चाहिए ना, तो वो 50,000 को भेजते हैं, उनको पता है 1000 तो वापस आएगी सूचना। तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। अब कोई अनपढ़ आदमी के पास क्वेश्चन आंसर चले गए, उसको पढ़ना ही नहीं आता है, और आपने उसको क्वेश्चन आंसर की सीट भेज दी है कि इसको सॉल्व करके भेजो, वो कैसे भेजेगा? पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लिए प्राथमिक समंकों का जो मेथड काम में आता है, मार्केट रिसर्च यदि आपको कोई करनी है या किसी भी प्रकार की रिसर्च करनी है और शिक्षित वर्ग से करनी है, पढ़े लिखे लोगों से करनी है, तो फिर आपको प्रश्नावली, क्वेश्चन आंसर भरवा कर आप उनसे मंगवा, ठीक है ना। और सिक्स्थ मेथड जो है वो है, एक होता है प्रगणक। प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भरवा, अनुसूचियां मतलब वो शेड्यूल्स, और प्रगणक इन्यूमेटर्स को कहते हैं। तो ये और ये विधि एक ही है दोनों, इसमें अनपढ़ लोगों के लिए काम की है, ये जो पढ़े लिखे नहीं है।
यहाँ देखो, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर, और यहाँ प्रगणक खुद अनुसूचियां भरेगा। जैसे मान लो आपको टैक्सी एसोसिएशन पे कोई रिसर्च करनी है, जो व्यक्ति टैक्सी चलाते हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च करनी है, डेटाज कलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करो, आपने 20 क्वेश्चन भी बना लिए मान लो, तो अब वो क्वेश्चन आंसर आप टैक्सी वाले लोगों को दोगे तो टैक्सी वाले लोगों में से 20% पढ़े हुए मिलेंगे आपको, 80% तो अनपढ़ है, वो जवाब कैसे देंगे? तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को हम अपॉइंट करेंगे जिसको कहेंगे हम प्रगणक, एन्यूमरेटर। वो जाके टैक्सी वालों से मिलेगा, उनको वो क्वेश्चन बोल बोल के सुनाएगा कि भाई ये क्वेश्चन है और आप इसका क्या जवाब दोगे, तो फिर वो जवाब देगा तो वो टिक करेगा। तो इसमें प्रगणक जो होता है, एन्यूमरेटर जो होता है, वो खुद सूचना को भरता है, और ऊपर वाले मेथड में, क्वेश्चन आंसर मेथड में हम पढ़े लिखे लोगों को भेज रहे हैं, तो उस केस में लोग भर के अपने को भेज, ये बेसिक फर्क है इन दोनों मेथड का। ठीक है, तो ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं सारे ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड। अब इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसके बाद सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं। प्राइमरी डेटा में से देखो, वैसे तो स्टेटिस्टिक्स इतनी लंबी चौड़ी है, आप लोगों को मैं बताऊं कि जनरली हम लोग जब बीकॉम वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो स्टेटिस्टिक्स की किताब सबसे छोटी मानी जाती है। ये क्या है, महीने 1.5 महीने में पूरी होती है। आप पूरी डेप्थ से पढ़ना चाहो ना स्टेटिक्स, तो साल भर ही पूरी नहीं हो, इतनी डेप्थ है स्टेटिस्टिक्स। लेकिन हमें तो खैर पढ़ना तो है ही, लेकिन उतनी डेप्थ भी नहीं जानी है कि वो साल भर पूरा नहीं हो। अब जैसे ये क्वेश्चन होते हैं ना, लाभ क्या है, महत्व क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इनको हम लोग एक बार इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से क्वेश्चन जनरली नहीं आते। मेन टॉपिक जो है, जो समझने लायक है, जिनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, हम फिलहाल उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, ये 6 विधियां हैं, इनको डिटेल में पूरी पढ़े ना तो 6 विधियों को पढ़ने में 2 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो खैर फिर भी आप लोगों में से किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो इन 6 विधियों के रिलेटेड, तो पूछ लो। नहीं है? अब हम स्टार्ट करेंगे द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। अब बात ये आती है कि भाई द्वितीयक समंकों के, पहली बात तो द्वितीयक समंक कहते हैं किसको है वो बता दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, कौन से समंकों को सावधानी पूर्वक उपयोग के बाद में यूज लेना चाहिए, वो है द्वितीयक। क्यों? क्योंकि प्राथमिक समंक तो जो यूज करने वाला है उसी ने ढूंढे हैं, तो उसको सावधानी बरतने की क्या जरूरत है। द्वितीयक समंक है किसी और ने ढूंढे हैं, मैंने उससे लिए हैं, अब क्या पता उसने सही ढूंढे हैं गलत ढूंढे हैं, तो मैं यूज करूंगा तो बड़ा सोच समझ के देख के यूज करूंगा, ऐसे यूज थोड़ी करूंगा द्वितीयक। अच्छा, द्वितीयक समंकों को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं? तो 2 ही मेथड है इसके तो, एक प्रकाशित स्रोत, पब्लिश्ड सोर्सेज, और एक अप्रकाशित। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जो पब्लिश्ड होते हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पब्लिश्ड सोर्सेज को आपने कलेक्ट किया, तो वो उसके लिए आपको किसी की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने खुद नहीं अपने डेटा पब्लिश कर दिए हैं, चाहे इंटरनेट पे किए हो, चाहे न्यूज़पेपर के किए हो, चाहे मैगजीन में किए हो, कहीं किए हो, आप उन डेटा को यूज ले सकते हो। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज है, अप्रकाशित स्रोत है, तो आपको अगले की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन क्या, मांगने जाना पड़ेगा उसके पास कि भाई तूने ये चीजें ले रखी है, ये आपने रिसर्च किया था, तो उस रिसर्च जो आपने किया है उसके डेटा जो कलेक्ट किए थे, वो मुझे डेटा चाहिए, तो आप उससे मांग के लाओगे, तो वो अनपब्लिश्ड सोर्स। अब पब्लिश्ड सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है
पब्लिश में क्या क्या हो सकते हैं देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन हो सकते हैं, इंटरनेशनल पब्लिश्ड जो है, सरकारी प्रकाशन हो सकते हैं, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो सकते हैं, पब्लिशर जो है सरकारी, अर्ध सरकारी, कुछ जांच समितियां जो होती है ना, जांच समितियां बैठती है, वो अपनी जांच पूरी होने के बाद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, तो उन प्रतिवेदन से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो उनके डेटा भी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, व्यापारिक संस्थान, उनके डेटा हम ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, शोध संस्थान है, शोध संस्थान के डेटा हम ले सकते हैं, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, आजकल इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स हो गया है, डेटा क्या कितनी चीजों का सोर्स हो गया है, आप खुद सोचो, इंटरनेट से आजकल कोई भी चीज ढूंढ सकते हो आप। आज से 10 20 20 30 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह से कोई इंटरनेट आएगा, और हम सब आज, अच्छा एक बाकी सब चीजें छोड़ो, हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसकी किसी ने कल्पना की होगी क्या कि कभी हम ऑनलाइन इस तरह से दूर दूर बैठे वर्चुअली पढ़ लेंगे, की नहीं होगी किसी ने। वो तो धीरे धीरे आविष्कार होते जाते हैं, तो आजकल इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा सोर्स हो गया है, कोई भी डेटा आपको चाहिए, कोई भी काम हो, तुरंत आप इंटरनेट के थ्रू कर, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा को यूज तो ले सकते हो आप, लेकिन बहुत सावधानी के साथ यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किए हैं, तो हमें या तो उसके ऊपर फुल फेथ होना चाहिए, और फुल फेथ नहीं है तो हम क्या है कि उसका कलेक्शन लेके सावधानी के साथ उसको यूज, ठीक है। तो ये हमने कलेक्शन ऑफ डेटाज के बारे में पूरी बात पढ़ी। अब आप बताओ, आज जितना हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ।